नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे। उत्तराखंड में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। चकराता में भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह का किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। 2027 के चुनाव में खिलेगा कमल। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कालागढ़ डैम मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश, 1 महीने में रिपोर्ट दे उत्तराखंड यूपी के अधिकारी। 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रामनगर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव, कई वनकर्मी घायल। जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने 4 मदरसे किए सील। सीएम धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 110 मदरसों पर लगा ताला। उत्तराखंड में 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में सरकार के 3 वर्ष पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो इस मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी जानकारी महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी और कहा, मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जबकि सभी विधानसभाओं में सीधा प्रसारण होगा। साथ ही उन्होंने बताया, जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग समस्या का तत्काल निदान कर पाए। तो वहीं अल्मोड़ा में भी सरकार की उपलब्धियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक करके सभी को निर्देश दिए और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में होगा और उसका प्रसारण सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग किया जाएगा। एक कार्यक्रम 22 तारीख को अल्मोड़ा में भी आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ जो 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिलों में जो कार्यक्रम होंगे, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बलमोला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएम धामी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश में जिला स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे। अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है उनके इस कार्यक्रम को लेकर? निश्चित रूप से कांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो जिला स्तर और जो है विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सरकार
के निर्देश के अनुसार जो है बहुउद्देशीय शिविर लगाने के तो खुद सीएम धामी ने निर्देश दिए। वहीं अगर बात कर ली जाए तो आज से और 25 मार्च तक जो है सभी जिला मुख्यालयों में और 24 से 30 मार्च तक विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय जो शिविर हैं उनका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो उपकरण है वो उपलब्ध कराए जाए। साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरीके से जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको मिल सके, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो कार्यक्रम किए जाएंगे उसको जो है जन जन का कार्यक्रम बनाया जाए और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जिन भी लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं उनकी सफलताओं की जो गाथा है या अन्य जो लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई है उत्तराखंड में रहते हुए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए उसमें अगर सफलता पाई है तो उनकी गाथाओं को जो है अन्य लोगों को भी बताया जाए। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए हैं कि जो ये कार्यक्रम किए जाएंगे इसको जन सहभागिता के द्वारा किया जाए, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हो या राज्य वित्त पोषित योजनाएं हो, उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा कर लिया जाए। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अल्मोड़ा का भी दौरा करेंगे। अल्मोड़ा जिले का दौरा करने के दौरान वो बहुउद्देशीय जो शिविर है वहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है उसमें प्रतिभाग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए हिमांशु, और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सीएम धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। अगली खबर चक्राता से है, जहां देहरादून ग्रामीण के नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष मीता सिंह का चक्राता विधानसभा के कालसी मंडल में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत प्रशासक मधु चौहान सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष ने दूसरी बार मौका देने के लिए शीर्ष नेतृत्व और संगठन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करें। साथ ही संगठन काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस बार का लक्ष्य विधानसभा को जीतने का है, जिसके लिए सभी को कमी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले तो मैं अपना शीर्ष नेतृत्व को संगठन को प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार पुनः जिला देहरादून ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया है और विश्वास दिलाया है। पूर्व में जिससे पहले का जो कार्यकाल था उसमें भी हम एक लक्ष्य लेकर चले कि हमारा संगठन और प्रत्येक बूथ तक पहुँचे, हमारा संगठन आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे। इस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं। जो आने वाला हमारा चुनाव एक बार हमें जिला देहरादून ग्रामीण की कमान दी गई है, उसके लिए जो हमारा लक्ष्य है कि हम इस चक्राता विधानसभा के जो अभी तक हमने जीत पाए हैं उसको हम 2027 में जीत करके एक कीर्तिमान स्थापित करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसको विश्व की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कहीं ना कहीं संगठन का भी योगदान है और मेरे ख्याल से इसकी जो संगठन की मजबूती है यही उसको और पार्टियों से अलग बनाती है कि बाकी पार्टियों में संगठन कोई है नहीं, वहाँ पे संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग देहरादून ग्रामीण जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं दोबारा उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। चक्राता विधानसभा उनका पहली बार आगमन हुआ, बहुत दूर दूर से तिवनी तक से कार्यकर्ता आज उनके स्वागत पे आए हुए थे और जैसे उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि हमारे सामने चैलेंज अभी फिलहाल तो पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2027 का चुनाव होना है और मुझे लगता है कि पार्टी के कैडर वोट इस विधानसभा में बन चुका है। निश्चित रूप से आने वाले जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। कालागढ़ डैम के पास वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से हो रहे 213 परिवारों को हटाने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने इस प्रकरण पर यूपी उत्तराखंड राज्यों के अधिकारियों की बैठक कर 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट में
वर्चुअल पेश हुई उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कालागढ़ डैम यूपी का है और विस्थापन पर वहां की सरकार फैसला लेगी। अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कालागढ़ डैम का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, तो उन्होंने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल क्यों नहीं की। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें हटाने का नोटिस जिलाधिकारी पौड़ी ने जारी किया है और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली है। वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान नहीं देने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ डॉक्टर धनंजय मोहन और विभागीय वन अधिकारी कालसी के एन भारती को अवमानना नोटिस जारी किया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने दोनों अधिकारियों को 5 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। वन विभाग के दैनिक श्रमिक बबलू और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वो कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा। तराई पश्चिमी में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध के साथ पथराव किया, जिसमें जेसीबी ड्राइवर और कुछ वनकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम रामनगर तराई पश्चिमी के मालधन के जुड़का गांधीनगर खत्ता इलाके में वन भूमि में अतिक्रमण को रोकने और खाई खोदने के लिए गई थी। जैसे ही अतिक्रमणकारी को इसकी भनक लगी, दर्जनों लोगों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढककर पहुंचे और टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो हमारा जो फॉरेस्ट की जो टीम है अपने क्षेत्रों के इंक्रोचमेंट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करती है। तो उसी संबंध में हमारा एक क्षेत्र है जुड़का में, जो पुराना अतिक्रमण के पास वाला था, लोग जो है उसको अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर खाई खोदने के लिए हमारी टीम गई हुई थी। एसडीओ साहब के नेतृत्व में वो टीम गई थी वहां पे। तो वहाँ के लोग जो उसको अतिक्रमण करना चाह रहे थे, जो उसको घेरना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने क्या करा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर पथराव किया। तो उसके बाद में टीम को वहां से हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद में हमने जो काशीपुर थाना है, उस थाने में उनके 14 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखवाई है। उनके नामजद एफआईआर उनके नाम पे हो गई है और पुलिस इनको लगातार उन पे दबिश देकर के उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। आईजी रिदिम अग्रवाल ने पर्यटकों को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा, बेसिक पुलिसिंग पर काम किया जाएगा और पर्यटकों को आने से पहले अवगत कर दिया जाएगा कि किस रोड से वो नैनीताल और अन्य पर्यटक क्षेत्र में आए, ताकि जाम में ना फंसे और उन्हें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा, पुलिस द्वारा उनको सुविधा दी जाएगी और व्यवहारिक तरीके से सहयोग भी किया जाएगा। जाम से शहर को बचाने के लिए ठोस योजना बनेगी। साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले है कि हम कोशिश करेंगे हमारा हर कर्मी व्यवहार कुशल, टूरिस्ट से हम लोग व्यवहार कुशलता से पेश आएँ। अच्छा व्यवहार रहेगा तो टूरिस्ट के पास अच्छी यादें उस जगह की रहती हैं हमेशा। साथ ही साथ ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग कुछ ट्रैफिक प्लान्स बनाएंगे। समस्या ये आती है कि ट्रैफिक प्लान्स हर साल जब बनते हैं, समय से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों को पता नहीं होता है। लास्ट मिनट जब वो पहुंचते हैं, उनको डाइवर्जन्स का पता चलता है, तो एक मन में खटास आती है कि इतना अतिरिक्त समय अब हमें लगेगा। तो हम ट्रैफिक प्लान्स का व्यापक प्रचार प्रसार अन्य राज्यों में भी करेंगे समय से, जिससे लोग प्रिपेयर्ड आए कि उनको लगभग इतना समय अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए लगेगा। आज से 10 दिन बाद देश में ईद मनाई जाएगी और इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के गरीब मुस्लिम वर्ग के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए ईद पर विशेष किट देने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड ने बैठक में फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है, 30 दिन रोजे रखने के बाद सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है और इसीलिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने फैसला किया कि ईद के मौके पर प्रदेश के गरीब मुस्लिम परिवारों को जरूरतमंदों को ईदी के रूप में 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, सेवई और ड्राई फ्रूट के साथ तैयार की गई ईद किट दी जाएगी, जिसे
ईद किट नाम दिया गया है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ डबल इंजन की सरकार, मोदी धामी सरकार की धमक दिखाई देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए बना था, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ चंद अमीर कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड की एक ईमानदार कोशिश है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्फ का लाभ पहुँचे। रमज़ान का महीना चल रहा है, 10 दिन बाद ईद है, तो हमारी कोशिश है जो गरीब मुसलमान हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेसहारा हैं, बेवा बहनें और माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है, तो क्या उनको ईद मनाने का अधिकार नहीं है? तो उनकी ईद अच्छी मन जाए। वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ बोर्ड एक ईद किट उन लोगों को देगा और उस ईद किट के अंदर 2 लीटर दूध होगा, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो चावल होंगे, खुशबू होगी और सिवई होगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो एक छोटा सा पैक बना के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से ये दिया। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। लालडांग और गुजर बस्ती में अवैध रूप से चल रहे 4 मदरसों को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। गुजर बस्ती के मदरसा अलबिया गुलसने शाह सकलैन में नियमों का पालन न करने और मस्जिद और मदरसा एक ही परिसर में चलाने पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस कार्रवाई में एसडीएम अजयवीर सिंह, तहसीलदार प्रियंका रानी सहित पुलिस बल मौजूद रहे। ये कार्रवाई सरकार के उस आदेश के बाद की गई है जिसमें अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के उपरांत जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में जितने तहसील हरिद्वार के अंतर्गत मदरसे संचालित हैं उनका पंजीकरण चेक करा जा रहा है और वो वहाँ पे विधिवत तरीके से कार्यरत हैं या नहीं ये देखा जा रहा है। तो कल हमारे यहाँ पे गुजर बस्ती में, जो कि थाना श्यामपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे 2 मदरसे सील करे गए थे। आज थाना श्यामपुर क्षेत्र में ही 4 मदरसे सील करे गए हैं, जिसमें से 1 लालढांग में है और 3 गुजर बस्ती में। इस संबंध में लगातार जांच करी जा रही है और इसको एक्टिव तरीके से देखा जा रहा है। जो भी मदरसे संज्ञान में आते जाएंगे हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते जाएंगे। जब तक कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, निरंतर जारी रहेगी जब तक सारे मदरसे जो भी बिना पंजीकरण के हैं या विधिवत तरीके से नहीं चल रहे हैं, कानूनन नहीं चल रहे हैं, उनको सील करा जाए। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक और तकनीकी कार्मिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष श्रेणी संविदा कर्मियों ने लोहाघाट में मुख्यमंत्री के दिवस अधिकारी सुभाष चंद्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और अनुरोध करते हुए कहा 2056 चालक परिचालक कार्यशाला कार्मिक वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें समानता के आधार पर नियमितीकरण का हित लाभ प्रदान किया जाए। जो नियमितीकरण 2013 की नियमावली के आधार पर नियमित नहीं हो पाए थे, आज माननीय सचिव जी हमारे लोहाघाट क्षेत्र में आए और हमने अपनी समस्याओं को उनको कहा और उन्होंने कहा कि इस बार गंभीर रूप से आपका निराकरण होगा और नियमितीकरण की नियमावली के तहत आपको नियमितीकरण के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य समस्या तो हमारी जो अभी लड़ाई चल रही है, जो नियमितीकरण की थी, बहुत बड़ी समस्या हम लोग रुके पड़े हैं। 2013 के बाद 14 के बाद यहाँ नियमित नहीं हो पाए। रोडवेज में जो भी कर्मी है, संविदा हो, विशेष श्रेणी और तकनीकी की अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। झीलों की नगरी नैनीताल की पहचान रही नैनी झील पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा नैनीताल शहर के लोगों के लिए पानी का भी मुख्य स्रोत भी है। हालांकि लगातार कम हो रही बारिश और बर्फबारी से झील का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी नैनीताल की पहचान रही नैनी झील पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा ये नैनीताल शहर के लोगों के लिए पानी का भी मुख्य स्रोत भी है। हालांकि लगातार कम हो रही बारिश और बर्फबारी से झील का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। मौजूदा वक्त में झील का स्तर केवल 4 फीट 5 इंच रह गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में नैनीताल के लोगों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में आज की अगर बात करें तो नैनी लेक का जल स्तर 4 फीट 5 इंच है, जो पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा 2 इंच तो कम है। तो इस बार बारिश कम हुई है, इस वजह से भी जो है थोड़ा जल स्तर इतना नहीं बन पाया है। ये नैनी लेक का जो है रिचार्ज
मेनली मानसून और बारिश पे डिपेंडेंट रहता है। इसलिए जो है जब इस बार बारिश कम हुई है तो थोड़ा जल स्तर भी कम देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में जल स्तर में 2 इंच की गिरावट ने अधिकारियों और पर्यावरणविदों के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। नैनीताल की जो झील है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है और नैनीताल की जो खूबसूरती है वो इसी झील से पहचानी जाती है। नैनीताल की पहचान ही नैनी झील है। हम मार्च के महीने में आ गए हैं, तो मार्च के महीने में आज वो 4 फीट के स्तर पर, निचले स्तर पर चला गया है, जो बड़ा अलार्मिंग है। और क्योंकि मई और जून में नैनीताल में पर्यटन का सीजन जो है बड़े पीक में रहता है, उन दिनों पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और हम सब लोग जो है नैनीताल की इसी जीवनदायिनी झील के पानी के सहारे हम सब लोग रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु विशेषज्ञों ने प्रशासन और लोगों से अपील की है कि वे वर्षा जल संचयन और पानी के बेहतर उपयोग जैसे उपायों को लागू करें, ताकि झील के जल स्तर को बनाए रखा जा सके और यहां के लोगों को पेयजल के संकट का सामना न करना पड़े। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।